हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एंशिएंट लव पोइट्री का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि फेंग यू, चैंग ची और सैन यू पे हमला कर रही होती है और वो सैन यू को अपने कंट्रोल में कर लेती है, जिसकी वजह से वो अपने आप सुसाइड करने लगता है। लेकिन फिर उसे चैंग ची होश में लाती है, कहती है कि तुम डीमन किंग हो, तुम ये सब क्या कर रहे हो। जिस पे वो होश में आते हैं और तब तक वहाँ से फेंग यू भाग जाती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वुएन से जाके शेंग लड़ने लगती है, जिस पे वुएन उसे कहती है कि तुम मेरे लिए अब कुछ नहीं हो। मैंने बाइजू को और तिएनची को दोनों को मार दिया है, इसलिए अब तुम्हें मारना मेरे लिए कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और वो उससे फाइट करने लगती है। और वहीं हम लोग फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि फेंग्यू सभी मॉर्टल्स और डीमंस पे हमला करने लगती है, उन सभी को मारने लगती है। जिस पे जिंगजियान समझ जाता है कि डीमन की पावर जिसने लिया वो और कोई नहीं, मेरी मदर ही है। और फिर फेंग्यू से कहती है कि जिंगजियान तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम मास्टर के बेटे हो। लेकिन वो वहाँ से नहीं जाता। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो है शेंग पे भारी पड़ रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे बाइजू आ जाता है, जिस पे वो कहती है कि बाइजू को मैंने मार दिया था, तुम जिंदा कैसे हो। तो और तभी वहाँ पे दोबारा से फिर तिएनची भी आ जाता है, जिसे वो देख के वो भी कहती है कि तुम्हें तो मैंने खुद ही अपने हाथों से मारा था। जिस पे उसे बाइजू बताता है कि जब तुम तिएनची को यहाँ से मार के चली गई थी तो उसके बाद उसके पास मैं गया था और फिर मैंने उसे रिवाइव किया और ये सब कुछ हमारा प्लान था। जिस पे वो उसे कहती है वो एन कि बहुत अच्छे कि तुमने ये बहुत अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन फिर भी तुम लोग मुझे नहीं रोक पाओगे। और फिर वो उन सब से अकेले में लड़ने लग जाती है। और फिर वहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फेंग्यू उन सभी पे अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही होती है और वो सभी को वहाँ पे मार रही होती है, जिसे देख के जिंगजियन उन सभी को वहाँ पे फेंग रैन को भी उसे वो अपने पावर से उसे बांध देता है और उसे रोक देता है। और वो खुद अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए चले जाता है, जिस पे वो उसे बहुत रोकते हैं फेंग रैन। और तभी वहाँ पे सैनियो और चेंगजी भी आ जाते हैं और वो भी उसे रोक रहे होते हैं, लेकिन तब तक वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर चुका होता है। और वहाँ पे जितनी भी डिविल एनर्जी होती है वो सभी को अपने अंदर ले लेता है और खुद को सेक्रीफाइस करके सभी को बचा लेता है। जिसके बाद मरते हुए उसके हाथ में वही फेंग रैन का वही फेदर आ जाता है जो उसने उसे बचपन में दिया था, जिसे देख के वो समझ जाती है कि यही था वो जिसे मैंने उसकी मदद बचपन में की थी। और वो बहुत रोती है, जिसकी वजह से उसकी फिनिक्स एम्परर की पावर भी जाग जाती है। और फिर वहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो सभी लोग वुहेन से लड़ रहे होते हैं और वुहेन उन सभी को बराबर की टक्कर दे रही होती है। लेकिन तभी बाइजू अपना दूसरा चिंगमू का रूप निकाल लेता है और फिर वो सभी मिलके उसे सील कर देते हैं। और सील होने के बाद वो उसके हेयर का रंग भी वाइट हो जाता है और उसकी सारी पावर चली जाती है। लेकिन उसके बाद भी वुहेन कहती है कि भले ही मैं तुम लोगों से हार चुकी हूँ। और वो हंसती है और कहती है भाईजू को कि अगर सेंग्यू का जन्म दोबारा से हुआ है तो उसका मतलब ये ज़रूर है कि अब की बार फिर से वो चाओस की घटना घट रही होगी। जिस पे सेंग्यू उनसे पूछती है ये क्या कह रही है, जिस पे वो उसे नहीं बताते। और फिर सेंग्यू वहाँ पे फेंगरैन के पास चली जाती है और वो देखती है कि जिंगजियान ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। जिस पे फेंगरैन उससे कहती है कि हाई कोर्ट प्लीज़ आप जिंगजियान को ठीक कर दीजिए। जिस पे वो कहती है कि मैं भले ही हाई कोर्ट हूँ, लेकिन इसने अपनी सोल को ही तबाह कर दिया इसे रोकने के लिए। और अगर ये काम कोई भी करता तो वो तीनों रियल में कभी भी वापस से रिनकार्नेट नहीं हो सकता और मैं इस चीज़ में मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तभी वहाँ पे वो है को लेके बाइजू और तिएनची आ जाते हैं और वो है अपने बेटे जिंगजियान को ये सब देख के बहुत रोती है। और वो फिर उसके पास बैठ कर रोती है और कहती है कि तुम्हारी मौत की जिम्मेदार कोई और नहीं, फेंग रहना है। जिस पे सेंग्यू से कहती है कि तुम्हारे बेटे की मौत के जिम्मेदार कोई नहीं है, तुम हो उसके मौत की जिम्मेदार। जिस पे वो कहती है कि नहीं, आपको मेरे बेटे को बचाना होगा। जिस पे वो कहती है कि मैं भी इसे नहीं बचा सकती। और फिर तिएनची से कहता है कि अब वक्त हो चुका है, तुम्हें तीनों रियल्म को बताना होगा कि तुमने 60,000 साल पहले वो सब क्यों करा था। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग हेवनली पैलेस में चले जाते हैं और वहाँ पे वो एन को वो सभी एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। और वो एन से पूछते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया। जिस पे वो एन को कहती है जेंग्यू कि मैंने तो तुम्हें अपना, और वो उसे कहती है कि मैंने तो तुम्हें अपना डिवाइन बीस्ट भी बना लेता और तुमने फिर भी ये सब इतना सब कुछ क्यों किया। तुम्हारी वजह से यूमी की भी जान चली गई जो कि एक इनोसेंट थी, क्यों किया तुमने ये सब। जिस पे वो कहती है कि मैं तुम्हारी कोई डिवाइन बीस्ट नहीं थी, मैं तो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट थी फैंग क्लैन की एम्परर का, क्योंकि जब तक उन्होंने जन्म नहीं लिया था। जिस पे वो कहता है तभी बाइजू की
सेंग्यू का ये सब करने का कभी भी इरादा नहीं था, क्योंकि वो जान चुकी थी कि वूशी और फेंगियन दोनों ने ही शादी कर लिया और वो कभी भी उन दोनों को यहाँ पे वापस नहीं लाना चाहती थी। और तुमने ये सब सिर्फ इस चीज़ के लिए किया जिस पे फेंगरेन इस पे भी अपनी गलती नहीं मानती, और वो कहती है, सेंग्यू पे इल्ज़ाम लगाती है कि ये तीनों रेलम के जितने भी प्रीशियस चीज़ें हैं उन सभी को अपने पास लेके जाना चाहती है, वो उन सभी को चुरा लिया है। और वो उस पर इल्ज़ाम डालती है कि ये एक हाउची थी जिसके पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं थी, और ये सब करने के लिए चाहती है ताकि वो सभी तीनों रेल्म के वेपन्स को चुरा सके। जिस पे सेंग्यू से कहती है कि मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना ज़्यादा बदल जाओगी, तुम इतना लालच में आ जाओगी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी भी अपने साथ पिलग्रिमेज हॉल में लेकर ना आई होती। और वो उसे कहती है कि रही बात इन तीनों रियल्म के जो भी डिवाइन वेपन्स है वो सब पहले ही उन सभी एनर्जी से जुड़े हुए हैं जो उनके लिए बनी है। अगर हमारे इस चीज़ का जन्म भी नहीं लिया होता तो ये वेपन भी नहीं होते। और फिर वो उसे एक सज़ा सुना देती है कि 3 दिन के अंदर तुम्हें वापस से वहाँ पे ग्रीन ड्रैगन प्लेटफॉर्म पे तुम्हें सज़ा दी जाएगी। और फिर तभी वहाँ पे वो सभी ख़त्म हो जाते हैं, वो सभी को बाहर भेज देती है। और फिर वो बायजू से बात करती है और बायजू को कहती है कि सेंग्यो, और उससे हाउजी के बारे में पूछती है और उसे कहती है कि जब मैं अपने रूप में जागी नहीं थी तब मैं हाउजी के रूप में थी, तब तुमने क्या किया था। जब वुहेन और जिंगजाओ मेरा मजाक उड़ाया करते थे तब तुम सिर्फ वहाँ पे खड़े होकर सुना करते थे। इस पे उसे कहता है कि वो लोग तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाते थे, वो हाउजी का मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन वो मन में कह रहा होता है कि मैं हाउजी के लिए जो भी कुछ उसके साथ हूँ मैं उसके लिए बहुत सॉरी हूँ। और फिर वो कहता है कि मैं अपने एंसेस्टर के सामने ये कसम खाता हूँ कि मैं जब अगर गॉड रियल्म बनेगा तो मैं कभी भी गॉड रियल्म में नहीं आऊँगा। जिस पे वहाँ से हाउजी जाने लगती है और वो जाते जाते कह के जाती है कि मैं भी एंसेस्ट्रल गॉड की कसम खाती हूँ कि आज से मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं अपनी पूरे जीवन में सिर्फ तुमसे नफ़रत करूँगी, और अगर तुम कभी मेरे सामने भी आओगे तो मैं अनजानों की तरह बिहेव करूँगी। और वो ये सब कह के वहाँ से चली जाती है। जिसे वहाँ पे बायजू खड़ा हुआ देखता है उसे पीछे मुड़ के और बहुत रोने लगता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो उससे दूर हो जाए, क्योंकि अब उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है और वो अगर ऐसा करेगी तो भविष्य में वो खुश रहेगी। और उसके बाद वो जाती है और तिएनची से मिलती है जाके, जिस पे तिएनची उसे समझाता है कि इसमें मुझे पता है कि हाउची की जो भी चीज़ हुई थी उसमें बायजू की गलती है, लेकिन उसमें पूरी उसकी गलती नहीं है। वो उसे समझाने लगता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। और फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मुगेंग जाके वो एन से मिलता है और वो उसे कहता है जाके कि तुम अब भी अपनी गलती नहीं मान रही इस चीज़ की कि तुमने कुछ गलत किया है, तुमने मेरी मास्टर यूमी को मार दिया और मुझे 60,000 साल तक ये बात पता भी नहीं चली। और वो कहता है कि भले ही ये चाहे अब सब कुछ हो, ये सब हो चुका हो, मेरे लिए तुम फिर भी मेरी पत्नी हो। और वो उसे वहाँ पे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं अब तुम्हारे लिए कुछ करूँ। और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो वहीं पे ही उस राक्षस प्लेटफॉर्म के पास जाता है और वहाँ जाके डीमन और इमोर्टल के बीच में जो ड्रम होता है उसे बीट कर देता है, जिससे वो एन को भी पता लग जाता है कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने जाने लगा है। और वो बहुत रोती है और वो वहाँ से भाग के जाके उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस कमरे से नहीं जा पा रही होती। और हम देखते हैं कि मूगवेंग अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और वो पूरी दुनिया को बता देता है कि मैं इस सारी गलती के लिए कितना सहम हूँ। और वो अपने आप का सारा जितना भी हेवनली पैलेस का थ्रोन होता है वो फेंगरेन को दे के चला जाता है। और यहीं पे ही मूगवेंग अब भी अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर हम तभी देखते हैं कि वुहेन ये सब जान के बहुत ज़्यादा रोती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि जिंगाओ भी अपनी मदर के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मदर, मैं भी अब यहाँ से जा रहा हूँ हेवनली पैलेस को छोड़कर। जिस पे वो उसे रोकती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो फिर यहाँ पे हेवनली पैलेस की जगह कोई और नहीं फेंगरेन ले लेगी। और वो कहती है कि मैं अभी भी हेवनली एम्परेंस हूँ और कौन है जो तुम्हें कुछ कह देगा, तुम हेवनली एम्पर बनोगे। इस पे वो कहता है कि मैं आपका बेटा नहीं बनना चाहता, अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अपने पिता का बेटा रहूँ और अपने भाई का बड़ा भाई बन के जीऊँ। और वो कहता है कि मास्टर सेंग्यू ने मुझे सजा दी है जो भी मैंने गलत काम किया है, कि मैं अब ह्यूमन वर्ल्ड में जाके वहाँ पे जितनी भी डेवल एनर्जी उन्हें सभी को प्योर करूँ अपनी कल्टीवेशन से। और वो कहता है कि ये आपकी और मेरी आखिरी मीटिंग है। और वो ये सब कह के वहाँ से चला जाता है।
और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि 3 दिन हो चुके होते हैं और वुएन को सज़ा दी जा रही होती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ सेंग्यू आती है, जिस पे वुएन उसे कहती है कि तो क्या तुम मुझे दुनिया के सामने ह्यूमिलेट नहीं करना चाहती, मेरी बेइज्जती नहीं करना चाहोगी। और वो उसे कहती है कि जल्दी करो, मुझे मार दो। जिस पे वो उसे कहती है कि मैं मुगैंग और जिंगजियान जो भी कुछ उन दोनों ने किया वो दोनों तो बेकसूर थे, और मैं सिर्फ उनकी खातिर यहाँ पे किसी भी इमोर्टल को नहीं आने दूंगी। और फिर वो तभी अपनी पावर से उसके अंदर जितनी भी गॉड एनर्जी थी, डेविल एनर्जी थी, सब कुछ ख़त्म कर देती है। और वो उसे कहती है कि तुम दुनिया के अंत तक जियोगी, और तुम्हारे अंदर जितनी भी तुम्हें सबसे ज़्यादा इलनेस होगी, तुम दुनिया की हर बीमारी से जूझोगी, लेकिन तुम मरोगी नहीं फिर भी। इस पे वो उसे ये कर्ज दे के चली जाती है। लेकिन तभी फिर वहाँ पे जिंगजाओ भी कहती है कि आप ये सब नहीं कर सकती, और फिर वो भी चेंग्यू को एक कर्ज दे देती है। कहती है कि तुम जिससे प्यार करती हो वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा, और वो ये आगे कहने वाली होती है, जिस पे सेंग्यू उसका मुंह बंद कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। सेंग्यू और सेंग्यू दोनों ही फैंगरैन के पास जाते हैं, जहाँ पे उसने जिंगजैन का स्तंभ बना रखा होता है। और फैन उसके पास जाके सेंग्यू से कहता है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो डीमन और इमोर्टल कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है, और मास्टर सेंग्यू कहता है कि आप फिक्र मत कीजिएगा। जिस पे फिर सेंग्यू वहाँ पे फैंगरैन को कहती है कि अब जो कि जिंग जाओ भी यहाँ से जा चुका, और वो कहती है कि अब हेवनली पैलेस में कोई भी एम्परर नहीं रहा। और वो उसे कहती है कि तुम्हें हेवनली पैलेस का थ्रोन संभालना होगा, जिस पे वो मना करती है। लेकिन कहती है, तभी उसे सेंग्यू कहती है कि नहीं, सिर्फ तुम ही एक ऐसी हो, क्योंकि जिंग जियान जो चाहता था वो सिर्फ तभी पूरा हो सकता है। इस पे वो उसकी बात मान लेती है, और हम देखते हैं कि तिएनची से जाके बायजू मिलता है, और बायजू अपनों से ट्विन स्पीयर और तिएनचिंग स्पीयर दोनों दे देता है। जिस पे वो उसे लेके लेता है, और फिर वो तिएनची उसे एक डॉग देता है, जिस पे उसे चेक करता है और कहता है कि ये तो होंगरी है। जिस पे वो कहता है कि हाँ। और फिर तभी हम देखते हैं कि जिस पे वो तिएनची से कहता है कि तुम्हें अब एक बार अपने बेटे से भी मिलना चाहिए जाते वक्त। जिस पे वो कहता है, और कहता है साथ में तिएनची से कि तुम्हारा बेटा एक स्पिरिचुअल वेपन मांग रहा है, और मैं चाहता हूँ कि वो उसका पिता ही उसे दे दे। जिस पे वो उसकी बात मान लेता है, और फिर वो दोनों वहाँ पे जाके उससे मिलते हैं। और जहाँ पे हम देखते हैं कि येंची तो वहाँ पे एक मछलियों को पकड़ रहा होता है, जो कि उसे फैंगरैन ने कहा होता है करने के लिए। और तभी वो बायजू से बात करने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है, जिस पर वो जाता नहीं, लेकिन तिएनची के कहने पर चला जाता है। और वो उसे बताता है कि जो कि तुम्हें भी पता हो, जो कुछ हुआ था वुहेन के बारे में, तुम्हारे फादर नहीं चाहते थे इसमें तुम्हें और तुम्हारी मदर को कुछ हो, इसलिए उसने तुम्हें और तुम्हारी मदर को अपने आप से दूर कर दिया था। जिस पे वो कहता है कि मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आपकी बात कैसे मान लूँ। जिस पे तिएनची कहता है कि ये सच कह रहा है। जिस पे वो कहता है कि मैं फिर भी आपकी बात नहीं मानूंगा। और फिर तभी वो कहता है तिएनची कि मैंने तुम्हारे डायपर भी निकाले हैं और तुम मेरी बात नहीं मानते। जिस पे वो कहता है कि मैं फैंगरैन ने मुझे अपने साथ वो लोअर रेल में लेके जाती थी और हम वहाँ बहुत मज़े करते थे, मैं सिर्फ उसी की बात मानूंगा। जिस पे बायजू कहता है कि ठीक है, तुम कुछ दिनों बाद फैंगरैन से भी ये पूछ लेना, वो भी यही कहेगी। जिस पे फिर वो उसे अपने तिएनची को वहाँ से ले जाता है, और उसे येंची को अपने पास बिठा के उसे कहता है कि क्या तुम्हें डेथ के बारे में पता है। जिस पे वो कहता है कि अंकल तिएनची ने मुझे बताया कि जिंगजियान की डेथ हो चुकी है, वो अब नहीं रहा। जिस पे वो उसे डेथ का मीनिंग बताता है, और फिर वो उसे अपने साथ लोअर रेल में ले जाता है, और वो उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहता है। वो उसे खाना खिलाने के लिए लेके जाता है बहुत अच्छा, और वो उससे अपनी उसकी मदर के बारे में बात कर रहा होता है। और फिर वो उसे एक जगह पे खेलने के लिए लेके जाता है, और जहाँ वो उसे उसकी स्पिरिचुअल सोर्ड देता है, जो कि लकड़ी की होती है। जिस पे वो कहता है कि ये तो लकड़ी की स्पिरिचुअल सोर्ड है, मुझे ये नहीं चाहिए। जिस पे वो उसे दिखाता है कि उसमें कितनी पावर है। जिस पे वो कहता है येंची की इसमें इतनी पावर कैसे आ गई। जिस पे वो कहता है कि ये सिर्फ कल्टीवेशन का नतीजा है, अगर तुम इसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते तो इसमें सच में इतनी पावर होगी। जिस पे वो उसे ले लेता है और बहुत खुश होता है। जिस पे वो वापस से चेंजिंग पहले चले जाते हैं, और फिर बायजू से जाते वक्त एक बॉक्स गिफ्ट में दे के जाता है, और कहता है कि इस बॉक्स को जब खोलना अपनी मदर के सामने, और इसे अभी मत खोलना, इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है। और वो वहाँ से चला जाता है। कहता है कि इसे जब खोलना जब तुम्हारे पिता चले जाएंगे। जिस पे वो कहता है कि
येंची की जाने का मतलब कि जब उनकी डेथ हो जाएगी, जिस पे वो उसे कहता है कि तुम्हारे पिता लौट कर ज़रूर आएंगे, और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो सभी लोग गॉड रियल्म को खोलने के लिए चले जाते हैं, और वो वहाँ पे वो चारों गॉड के वेपन्स को लगा देते हैं, जिससे गॉड रियल्म का रास्ता खुल जाता है। और फिर वो अर्थ अवेकनिंग प्लेटफॉर्म के पास चले जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे जियांग 60,000 सालों से बैठा है, और वो पूरे गॉड रियल्म की स्पिरिचुअल एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वहाँ पे सभी गॉड बैठे हुए हैं, और वो फिर जाके उसे जगाते हैं। और फिर तभी हम उसके बाद देखते हैं कि सेंग्यू को वहाँ पे वो एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं, जिसे एक विज़न आता है जिसमें बायजू उसके पास होता है, और वो उसे आखिरी किस करके चला जाता है और कहता है कि ये मेरी तुम्हारे पास आखिरी किस है, और कहता है कि अब हो सकता है कि मैं तुमसे कभी भी ना मिलूं। और वो कहता है कि अब मेरे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है, और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बायजू उस डिस्ट्रैक्शन फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देता है, और वहाँ जाके वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। और तभी वहाँ पे येंची अपनी मदर के पास आता है और उसे जाके वही ब्रेसलेट देता है, जिससे छू के उसे पता लग जाता है कि बायजू ने ये सब कुछ क्यों किया, और उसे हाउची की सारी मेमोरी भी वापस आ जाती है, जिसे देख के वो बहुत रोती है। और फिर वो वहीं पे उस डिस्ट्रैक्शन फॉर्मेशन के पास जाती है, जहाँ पे उसे बायजू की मेमोरी मिलती है, और वो उसे कह रहा होता है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने तुमसे ये सारी चीज़ छुपाई, जिस पे वहाँ पे हाउची बहुत रोती है। और यही सब होते हुए 3 साल भी बीत जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि चैंगची डीमन किंग का क्लैन छोड़ के चली जा रही होती है, जिस पे वो भी उसे नहीं रोकता जाने से, और वो जाते हुए उसे कहती है कि तुम एक अच्छे डीमन किंग बन के दिखाना, जिससे दुनिया और इमोर्टल में किसी को कोई भी तकलीफ़ ना हो। और वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि दूसरी ओर वो है जो कि अब हेवनली पैलेस में नहीं रहती, उसकी स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं होती, वो पागल होने लग रही होती है, वो ऐसा कर रही होती है, जिसे देख के जिगजाओ भी वहाँ पर होती है, और वो भी उन्हें पकड़ के रोने लगती है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फैंग क्लैन में सब कुछ ठीक हो गया होता है, और वहाँ पे सेंग्यू आती है। तभी वो वहाँ पे अपने मैजिक से देखती है कि जिंग जियांग का तो वापस जन्म हो चुका है, और इसे सोच के वो बहुत खुश होती है। और फिर वो फैंग रैन से जाके बात करती है, और उसके साथ एक ड्रिंक एंजॉय करने लगती है। और वो उसके मन में सोचती है कि मैंने अगर इसे अब ये बात बता दी कि जिंग जैन वापस से रीइंकारनेट हो गया है, तो ये उसे ढूंढने के लिए बेताब हो जाएगी। और वो उसे अब ये बात नहीं बताती, और सोचती है कि मैं इसे एक के बाद एक धीरे धीरे करके सारी बात बताऊंगी। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे दूसरी ओर तिएनची उस पेड़ के पास जाता है जो कि यूमी ने उसके लिए लगाया हुआ होता है, और वो उसके नीचे देखता है कि वहाँ पे उसने यूमी ने बहुत सारी बियर रखी हुई होती है, जिसे देख के उसे यूमी की बहुत याद आती है, और वो फिर वहाँ से कसम खा लेता है कि वो आज से कभी भी ड्रिंक नहीं करेगा। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ से सेंग्यू जारी होती है, और तभी उसके पास होंगरी आता है, और वो होंगरी उसे जाके वो स्पिरिचुअल टावर दे देता है, और कहता है कि मेरे मास्टर ने इसमें एंसेस्ट्रल की पावर रखी है, और उन्होंने कहा था कि इसे कल्टीवेट करना, और कहते थे कि जब वक्त आए तो इसे जाके मास्टर सेंग्यू को दे देना। और वो यहाँ पे उसे पता लगता है कि सेंग्यू को कि ये सब कुछ बायजू ने उसके लिए किया था, और वो फिर से बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और फिर वो जाके एंसेस्ट्रल प्लेटफॉर्म पे जाती है, और वो वहाँ जाके घुटनों पे बैठ जाती है, और वो वहाँ पे विनती करती है कि आपको मुझे बायजू को वापस करना होगा। जिस पे वहाँ पे पहले तिएनची और जियांग भी आए हुए होते हैं, पर वो उसे नहीं रोकते और चले जाते हैं वहाँ से। और यही सब होते हुए 500 साल बीत जाते हैं, और फिर तभी वहाँ पे सभी मोर्टल्स होते हैं, और वहाँ पे तभी यूएनसी उनके पास जाता है कि मदर आप वापस से उठ जाइए, अब आपको यहाँ पे बैठे हुए 500 साल हो गए। जिस पे वो मना करती है, टीएनसी भी जाता है तो वो उसे भी मना कर देती है। और फिर तभी हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पे जितनी भी स्नो है सभी स्नो हटने लग जाती है, और वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर होने लगती है, जिस पे उन्हें पता लगता है कि नया गॉड ऑफ फायर वापस से जन्म ले रहा होता है। और वो सोचते हैं कि अगर उसने जन्म भी ले लिया तो उसे पिछली कुछ भी बातें याद नहीं होगी। और फिर हम देखते हैं कि वो जो नया गॉड जन्म लेता है वो और कोई नहीं, वो बायजू होता है। जिस पे सेंगी उससे पूछती है कि तुम चिंगू हो, जिस पे वो कहता है कि नहीं मैं बायजू हूँ, जिस पे वो उसके जाके गले लग जाती हैं। और इसी के साथ हमारे एंशिएंट लव पोइट्री यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंशिएंट लव पोइट्री।